अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम आइसोमेरिज्म का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और आइसोमेरिज्म में हम चूंकि हमने पढ़ा कि उसकी टू टाइप्स होती हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म। उसमें से हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म डिस्कस कर रहे थे और इसकी डिफरेंट टाइप्स कुछ हम पढ़ चुके। लाइक उसमें हम चेन आइसोमेरिज्म पढ़ चुके, उसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ चुके, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पढ़ चुके, टॉटोमेरिज्म पढ़ चुके। लास्ट टाइप जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की रहती है, मेटामेरिज्म पढ़ चुके, टॉटोमेरिज्म अभी हमने पढ़ना है। सो द लास्ट टाइप ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो हमने डिस्कस करनी है वो है टॉटोमेरिज्म। अब टॉटोमेरिज्म क्या होता है? द आइसोमर्स, द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स which are produced by the transfer of a proton. Proton क्या है? H positive ion. So the structural isomers which are produced by the transfer of a proton by the transfer of an H positive ion from one atom to another atom within the molecule. Molecule के अंदर ही जब कोई एक H positive ion किसी एक एटम से ट्रांसफर होकर किसी दूसरे एटम पे चला जाएगा तो उससे जो डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स प्रोड्यूस होंगे उनको हम टॉटोमर्स कहते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज टॉटोमेरिज्म, राइट? सो द आइसोमेरिज्म produced due to the transfer of a proton, due to the transfer of NH positive ion from one atom to another atom within the molecule. अगर वो एक मॉलिक्यूल से ट्रांसफर होकर किसी दूसरे मॉलिक्यूल में चला गया तो फिर तो उनमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स चेंज हो जाएंगे, फिर उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं रहेगा, वो आइसोमर्स नहीं होंगे। लेकिन जब वो विद इन द मॉलिक्यूल किसी एक एटम से प्रोटॉन एक H पॉजिटिव आयन निकल के दूसरे एटम पे ट्रांसफर हुआ है तो उससे जो आइसोमर्स प्रोड्यूस होंगे उनको हम टॉटोमर्स कहेंगे। वो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की एक टाइप होगी एंड दैट आइसोमरिज्म इज टॉटोमरिज्म। अब इस टॉटोमरिज्म की एग्जांपल्स में जो एक बड़ी कॉमन टाइप है आइसोमरिज्म की, उनको हम कहते हैं कीटोइनोल टॉटोमरिज्म। कीटोइनोल टॉटोमरिज्म। अब कीटो क्या है? कीटोन्स है। इनोल्स क्या है? इनोल्स आर द अल्कोहल्स which have the OH group directly bonded to a carbon of double bond. जिन अल्कोहल्स का OH ग्रुप डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच्ड हो उनको हम इनोल्स कहते हैं। और ये इनोल्स रीअरेंज हो जाते हैं बाय द ट्रांसफर ऑफ अ प्रोटॉन इनटू अ रिस्पेक्टिव कीटोन। कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म। अगर आपको याद हो अल्काइंस की अल्काइंस के रिएक्शन, सॉरी अभी हमने पढ़ने हैं, उसमें हम ये एक रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे। एनी हाउ मैं एक एग्जांपल आपके सामने इसकी ले लेता हूं। दिस इज एन अल्कोहल और इस अल्कोहल में क्या है कि जो OH ग्रुप है वो एक डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। सो ऐसे अल्कोहल्स को मैंने आपको बताया कि हम इनोल्स कहते हैं। इनोल्स, इन फॉर एल्कीन एंड ओल फॉर अल्कोहल। सो अल्कोहल्स हैविंग द OH ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड टू अ कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड, दे आर नोन एज इनोल्स। अब ये कार्बन जो है, ऑक्सीजन चूंकि इससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पेयर उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सो दिस इज स्लाइटली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बीइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर, इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है। तो ये कार्बन क्या करेगा? इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करेगा इधर और कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। किस फॉर्म में? एज H पॉजिटिव आयन एज अ प्रोटॉन, वो रिलीज होगा। अब जब यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो कार्बन के बॉन्ड्स 5 हो जाएंगे, क्योंकि 1 2 3 और 4 बॉन्ड्स तो इसने ऑलरेडी फॉर्म किए हुए हैं, एक पांचवा बॉन्ड बनेगा, इसके बॉन्ड्स 5 हो जाएंगे। जब वहां डबल बॉन्ड बनेगा, 5th बॉन्ड, तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है ये ब्रेक होगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पे ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे इस कार्बन के ऊपर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर इसके ऊपर ट्रांसफर हुआ तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, इस कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बन गया। ये हाइड्रोजन यहां से रिलीज हुआ किस फॉर्म में? एज H पॉजिटिव आयन एज अ प्रोटॉन। और जब वो वहां से एज H पॉजिटिव आयन एज अ प्रोटॉन रिमूव हुआ तो ये जो नेगेटिवली चार्ज कार्बन, अब कार्बन आयन प्रोड्यूस हो रहा है, ये उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, वो H पॉजिटिव आयन इसके ऊपर ट्रांसफर होगा। तो ये एक्चुअली वो जो H पॉजिटिव आयन होगा जो यहाँ से रिलीज हुआ था, ये अपना ये इलेक्ट्रॉन पेयर उसको डोनेट करके उसको एक्सेप्ट कर लेगा और एज अ रिजल्ट अब ये CH2 से जब ये इस H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? CH3
C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ये क्या हो गया, अब एक कीटोन बन गया। अब तो ये इनोल है, ये कीटोन है, और ये इनोल्स और ये कीटोन्स एक दूसरे के टॉटोमर्स होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट होते हैं, बाय द ट्रांसफर ऑफ अ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम विद इन द मॉलिक्यूल। ये H पॉजिटिव आयन इस मॉलिक्यूल के अंदर ही इस ऑक्सीजन एटम से ट्रांसफर होके इस कार्बन एटम पे आ गया। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म, या जनरली इसको हम क्या कहेंगे, टॉटोमेरिज्म। द टाइप ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म that exists, that the isomers which are produced due to the transfer of a proton from one atom to another atom within the molecule, they are known as tautomers, and this type of isomerism is known as tautomerism. ठीक हो गया जी। तो ये एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की एक टाइप रह गई थी जो हम लास्ट टाइम डिस्कस नहीं कर सके थे। दूसरी टाइप जो है, मेजर टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एक टाइप हमने पढ़ी, जो सेकंड टाइप है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमर्स को डिफाइन लास्ट टाइम मैंने कर दिया था। These are the molecules which have same molecular formula and same structures as well, but they differ in the orientation of identical groups in space. Molecular formula same होगा, basic structures भी same होंगी, कि जो एटम जिस किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्डेड था एक स्ट्रक्चर में, दूसरे स्ट्रक्चर में भी वो उसी एटम के साथ ही बॉन्डेड रहेगा, उनकी वो अरेंजमेंट चेंज नहीं होगी। बट डिफर किस में करेंगे वो, दे विल डिफर इन द ओरिएंटेशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स इन स्पेस। स्पेस के अंदर जो ग्रुप है, किसी में राइट साइड पे ओरिएंटेड है तो दूसरे आइसोमर में वो लेफ्ट साइड पे ओरिएंटेड होगा, किसी में अपवर्ड ओरिएंटेड है तो दूसरे में वो डाउनवर्ड ओरिएंटेड होगा। सो द आइसोमर, द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स which differ in the orientation of identical, sorry मैंने structural isomers बोला, not structural isomers, the isomers, the molecules which differ in the orientation of identical groups in space, they are known as stereoisomers. अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म की फिर टू टाइप्स होती हैं। एक उसमें होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरी इसकी टाइप फिर होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये अब उस स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हमने फिर टू क्लासेस में, फर्दर टू क्लासेस में क्लासिफाई किया है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इनमें से फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को। ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, this is exhibited only by the optically active compounds. जो कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं सिर्फ वही ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते वो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या चीज है और ऑप्टिकली एक्टिव होने का क्या मतलब है। अब जो एक ऑर्डिनरी बीम ऑफ लाइट हमारे पास होती है, उसके अंदर जो बहुत सारी रेडिएशंस होती हैं लाइट की, और उनका जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन होता है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जिसको आप कह सकते हो, वो डिफरेंट होता है। यानी एक बीम ऑफ लाइट है, उसमें बहुत सारी रेडिएशंस हैं। अब वो रेडिएशन वेव्स की फॉर्म में मूव करती हैं, तो कोई उनमें से रेडिएशन जो है उसकी वेव मोशन इस तरह है, परपेंडिकुलर लाइक दिस, अप एंड डाउन हो सकता है, कोई दूसरी ऐसे हॉरिजॉन्टल हो, ऐसे कोई किसी और एंगल पे हो, कोई जिस एंगल पे, जिस प्लेन में वो रेडिएशन की वेव ऐसे वाइब्रेट करती है, उसको उसकी प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं। और एक ऑर्डिनरी बीम ऑफ लाइट में जो बहुत सारी रेडिएशंस होती हैं, उनकी प्लेन ऑफ पोलराइजेशन डिफरेंट होती है। यानी उसमें कोई एक रेडिएशन जो है उसकी प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऐसे भी होगी, यानी वो ऐसे वर्टिकली वाइब्रेट कर रही होगी, ऐसे कोई इस तरह भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट कर रही हो उसकी वेव जो है, वो ऐसे अप एंड डाउन करने की, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करे, उसकी ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ये होगी। किसी की पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इस एंगल पे होगी, वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही होगी। किसी की प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इधर भी होगी।
तो एक ऑर्डिनरी बीम ऑफ लाइट जो होती है उसके अंदर जो बहुत सारी डिफरेंट रेडिएशंस होती हैं लाइट की, उनकी जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है वो डिफरेंट है। कोई ऐसे वर्टिकली वाइब्रेट करती है, कोई हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट करती है, कोई ऐसे एंगल पे करती है, कोई ऐसे एंगल। तो उन सब की ये डिफरेंट प्लेन्स ऑफ पोलराइजेशन। जब हम इस ऑर्डिनरी लाइट को, एक स्पेशल प्रिज्म होता है हमारे पास, उसको निकोल प्रिज्म कहते हैं हम, जब उसमें से हम पास करते हैं निकोल प्रिज्म, तो वो निकोल प्रिज्म बाकी सारी रेडिएशंस को ब्लॉक कर देता है, सिर्फ उन रेडिएशंस को पास करता है जो सारी एक ही प्लेन में वाइब्रेट करती हो। वर्टिकल हो तो सारी ही वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो तो सारी डिपेंडिंग, वो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर प्लेन में वाइब्रेट करने वाली रेडिएशंस को पास करता, अलाउ करता है टू पास थ्रू। बाकी सब को वो क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो इस निकोल प्रिज्म से पास होने के बाद जो हमारे पास लाइट आएगी, लाइट की बीम आएगी, उसके अंदर जितनी भी रेडिएशंस होंगी उन सब की प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एक ही होगी। लाइक अगर वर्टिकल है तो सब की वर्टिकल ही है, हॉरिजॉन्टल है तो वो सब की हॉरिजॉन्टल ही है। और ये जो लाइट हमारे पास इस तरह की लाइट आती है, इसको हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसकी सारी रेडिएशंस की प्लेन ऑफ पोलराइजेशन सेम ही हो। वर्टिकली ऐसे वो वाइब्रेट कर रही है तो सारी ऐसे ही कर रही हो, हॉरिजॉन्टली कर रही है तो सारी ऐसी, जिस एंगल पे कर रही है सारी एक ही एंगल पे कर रही है। तो ये हमारे पास आ जाती है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ऑर्डिनरी लाइट को, जिसकी डिफरेंट रेडिएशंस की प्लेन ऑफ पोलराइजेशन डिफरेंट होती है, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में, डिफरेंट प्लेन्स में वाइब्रेट करती है। जब आप एक निकोल प्रिज्म से पास करते हो, वो बाकी सारी रेडिएशंस को ब्लॉक कर देता है, सिर्फ उन सारी रेडिएशंस को पास करता है जो सारी एक ही प्लेन में वाइब्रेट करती है, किसी एक पर्टिकुलर प्लेन में। और ऐसी लाइट को हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं, जिसकी सारी रेडिएशंस की प्लेन ऑफ पोलराइजेशन सेम। अब जब हम इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी एक कंपाउंड के सॉल्यूशन में से पास करेंगे, ये किसी कंपाउंड का सॉल्यूशन है, उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को उस कंपाउंड के सॉल्यूशन में से पास करेंगे, तो अगर वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो वो उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट की प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को रोटेट कर देगा। ओरिजिनली इसकी प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ये थी, वर्टिकल थी। तो अगर ये उसके पास सॉल्यूशन में से पास होने के बाद भी ऐसे ही है, वर्टिकल ही है उसकी प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, तो फिर इसका मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है। और अगर इस कंपाउंड ने उस लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट की प्लेन को रोटेट कर दिया, कहीं भी रोटेट कर दिया, राइट साइड पे कर दिया, ये पहले ऐसे थी तो ये ऐसे हो गई, ये एंगल ऑफ रोटेशन हो गया इसका अल्फा जिसको हम कहते हैं, या इसको इवन लेफ्ट साइड पे रोटेट कर दिया, मैं दूसरी डायग्राम बना लेता हूं, या ऐसे कर दिया, या वो इसको, ओरिजिनली इसकी प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ये थी, इस सॉल्यूशन से पास होने के बाद इसकी प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ये हो गई, अब इसने इसको लेफ्ट साइड पे रोटेट कर दिया। इन बोथ दीज केसेस, अगर उस कंपाउंड के सॉल्यूशन में से पास होने के बाद इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट की प्लेन ऑफ पोलराइजेशन रोटेट हो गई either towards the right side or towards the left side, then it means this compound is optically active. और अगर इस कंपाउंड ने उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट की प्लेन को रोटेट नहीं किया, वो ऐसे थी तो ऐसे ही रह गई, देन इट मींस दैट कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, राइट। तो जो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की प्लेन को रोटेट नहीं करते, तो वो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करते, एग्जिबिट नहीं करते। जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, जो प्लेन ऑफ द पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं आइदर टुवर्ड्स द राइट साइड और टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, उनको हम कहते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कौन से होते हैं? दैट कैन रोटेट द प्लेन ऑफ polarized light,
जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की प्लेन को रोटेट कर सकते हैं आइदर टुवर्ड्स द राइट साइड और टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, और वो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। और जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट की प्लेन को राइट या लेफ्ट पे रोटेट नहीं करते, चेंज नहीं करते उसकी प्लेन को, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं और वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। ये तो हो गया कि कौन से कंपाउंड। हमने कहा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड शो करते हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कौन से होते हैं? which can rotate the plane of polarized light either towards the right side or towards the left side, और सिर्फ यही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है? ये हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कौन कौन से होंगे? जो एसिमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं, एसिमेट्रिक, वो हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। Asymmetric compounds will be, they will be optically active and they will show then the optical isomerism as well. जो symmetric compounds होते हैं, symmetric molecules होते हैं, वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते और वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करते। So only optically active molecules, optically active compounds will show optical isomerism, and asymmetric molecules, इनको asymmetric भी कहा जा सकता है। अच्छा, इन asymmetric molecules को हम chiral molecules भी कहते हैं, इन्हीं को chiral molecules। asymmetric molecules, या आप थोड़ा जनरल टर्म asymmetric है, आप समटाइम unsymmetric उनको कह सकते हो, which are also known as chiral molecules, they will be optically active and they will show optical isomerism, whereas the symmetric molecules, जिनको फिर हम achiral molecules कहेंगे। asymmetric जो है वो chiral है, तो symmetric achiral है, और वो जो symmetric molecules हैं, जो achiral molecules हैं, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे और वो फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। अब किसी मॉलिक्यूल के एसिमेट्रिक होने के लिए, कायरल होने के लिए और फिर एज अ रिजल्ट ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या क्या कंडीशंस है? हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है, कायरल है और वो फिर ऑप्टिकली एक्टिव भी है? उसकी क्या क्या कंडीशंस है? उसकी कुछ कंडीशंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द मॉलिक्यूल शुड हैव नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। उस मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अगर किसी मॉलिक्यूल में कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो सिमेट्रिक है, वो अकायरल है और वो फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव है, वो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में कोई एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो फिर वो एसिमेट्रिक है, फिर वो कायरल होगा और वो ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है। अच्छा, दूसरी तरफ दूसरी कंडीशन, दिस मॉलिक्यूल should not be superimposable on its mirror image। अगर वो मॉलिक्यूल अपने मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजिबल है तो फिर वो सिमेट्रिक है, और जब वो सिमेट्रिक है तो वो अकायरल है और ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन अगर वो अपने मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं है, शुड नॉट बी सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज, फिर इसका मतलब वो एसिमेट्रिक है, वो कायरल है और वो ऑप्टिकली एक्टिव है और वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन, should have to be asymmetric in nature, the molecule should have a chiral carbon, जिसको कायरल सेंटर भी हम कहते हैं समटाइम्स, इन इट्स स्ट्रक्चर। अगर उसकी स्ट्रक्चर में कोई एक भी कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है, कायरल सेंटर प्रेजेंट है, तो फिर वो एसिमेट्रिक है, वो कायरल है, वो ऑप्टिकली एक्टिव है। और अगर उसकी स्ट्रक्चर में ऐसा कोई कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है तो फिर वो सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक है तो फिर ए कायरल है और ऑप्टिकली इनएक्टिव है और वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये तीन कंडीशंस हैं। जो मॉलिक्यूल इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल करेगा
वो एसिमेट्रिक होगा, वो कायरल होगा, वो फिर ऑप्टिकली एक्टिव होगा और वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और अगर कोई मॉलिक्यूल इन तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं करता तो फिर वो सिमेट्रिक होगा, वो अकायरल होगा और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और वो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब इन तीनों कंडीशंस को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये डायग्राम्स जो हैं इनको मैं इरेज कर देता हूँ और इन तीनों कंडीशंस को हम पहले एक्सप्लेन करते हैं कि इन तीनों कंडीशंस का क्या मतलब है। पहला पॉइंट, पहली कंडीशन क्या है कि मॉलिक्यूल शुड हैव नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। एसिमेट्रिक, कायरल और ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए जरूरी है कि उस मॉलिक्यूल में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एन इमेजिनरी लाइन that can divide a molecule into two identical halves। अगर उस मॉलिक्यूल में कोई ऐसी प्लेन है कि जिससे अगर हम उस मॉलिक्यूल को डिवाइड करें तो दो एक जैसे हाफ्स में वो डिवाइड हो जाए। वो एक जैसे हाफ्स कितने एक जैसे हों? हम कहते हैं मिरर इमेज हाफ्स। मिरर इमेज हाफ्स का मतलब है कि इतने एक जैसे हाफ कि ऐसा लगे कि एक हाफ दूसरे का मिरर इमेज है। अगर किसी मॉलिक्यूल में ऐसी कोई एक भी प्लेन प्रेजेंट है जिससे हम उसको डिवाइड करें तो वो दो एक जैसे मिरर इमेज हाफ्स में डिवाइड हो जाए तो उस प्लेन को हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। और जब उस मॉलिक्यूल के अंदर कोई एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो मॉलिक्यूल फिर सिमेट्रिक है, वो अकायरल है और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो एसिमेट्रिक होने के लिए, कायरल होने के लिए या ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए जरूरी है कि उस मॉलिक्यूल में कोई एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ना हो। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री की एक थोड़ी सी एग्जांपल आपको दे दूं कि लेट्स सपोज करना है, क्योंकि मैंने कहा था एन इमेजिनरी प्लेन, कि हम अपनी बॉडी को लाइक ये जो हमारी प्लेन है ऐसे वर्टिकली ऐसे कट कर दें, दो हाफ्स में डिवाइड कर दें, तो जो दो हाफ्स बनेंगे राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ वो एब्सोल्युटली सिमिलर होंगे, प्रोवाइडेड दैट कि किसी के कोई कान नहीं कटा हुआ, कोई आंख जो है उसकी वो खुदा न खास्ता कोई डैमेज नहीं है, तो फिर वो दोनों हाफ क्या होंगे? एक जैसे होंगे। और कितने एक जैसे होंगे कि आप इसी प्लेन पे, जिस प्लेन से आप अपनी बॉडी को डिवाइड करो, यहाँ पे अगर आप मिरर रखो, अगर ऐसे सपोज मिरर प्लेस करो, तो इस मिरर के अंदर आपको नजर क्या आएगा? आपको मेरे इस लेफ्ट हाफ का इमेज नजर आएगा इस मिरर के अंदर। कि आपने ऐसे मिरर रख दिया, इस मिरर के अंदर आपको मेरे इस लेफ्ट हाफ का इमेज नजर आएगा और वो लेफ्ट हाफ का जो इमेज यहाँ पे होगा वो एक्चुअली बिल्कुल मेरे राइट हाफ जैसा ही होगा। जैसा मेरे इस मिरर के अंदर आपको मेरे लेफ्ट हाफ का इमेज नजर आएगा और वो लेफ्ट हाफ का जो इमेज होगा वो एक्चुअली बिल्कुल मेरे राइट हाफ जैसा दिखेगा और आप मेरे लेफ्ट हाफ और उसी के इमेज को अगर मिलाओ तो आपको मेरी पूरी बॉडी ऐसे नजर आएगी। तो इस प्लेन से अगर हम अपनी बॉडी को कट करें तो इसका मतलब जो दोनों हाफ हमारी बॉडी के बनेंगे वो बिल्कुल एक जैसे, और कितने एक जैसे कि जैसे वो एक दूसरे का मिरर इमेज हो, एक हाफ ऐसे लगे कि वो दूसरे का मिरर इमेज। तो उस प्लेन को प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। और जिस मॉलिक्यूल में ऐसी कोई एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो मॉलिक्यूल क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो सिमेट्रिक है, अकायरल है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए उस मॉलिक्यूल में ऐसी कोई भी प्लेन नहीं होनी चाहिए जिससे उसको दो एक जैसे मिरर इमेज हाफ्स में डिवाइड किया जा सके। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स इसकी अगर बताऊं तो लेट्स सपोज कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, अगर इस मॉलिक्यूल को हम यहां से ऐसे डिवाइड करें तो जो दो हाफ बनेंगे राइट हाफ लेफ्ट हाफ वो दोनों बिल्कुल एक जैसे होंगे। कितने एक जैसे हैं कि आप सपोज करो ये आपने यहाँ ऐसे मिरर प्लेस कर दिया, इस मिरर में आपको इसका इमेज नजर आएगा, इधर क्या होगा CH3, इधर क्या होगा H, और वो इसका इसी का इमेज जो है वो बिल्कुल इसी हाफ जैसा ही होगा। तो ये प्लेन जो है दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इस मॉलिक्यूल में चूंकि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, अकायरल है और ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसके मुकाबले में जो आगे हमने चल के पढ़ना भी है, लैक्टिक एसिड होता है हमारे पास, ये लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर है। इसको कहीं से भी आप डिवाइड करो दोनों हाफ एक जैसे नहीं बनते। इस तरह करो तो ये हाफ और ये हाफ डिफरेंट है, इस तरह डिवाइड करो तो ये हाफ और ये हाफ डिफरेंट। इसमें कोई भी ऐसी प्लेन नहीं है जिससे अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये दो आइडेंटिकल हाफ्स में, मिरर इमेज हाफ्स में डिवाइड हो जाए। तो ये
एसिमेट्रिक है, कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ये सिमेट्रिक है, ए कायरल है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। दूसरा हमने क्या कहा? दूसरा हमने कहा था द मॉलिक्यूल शुड नॉट बी सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। अब सपोज ये एक मॉलिक्यूल है, यहां हम इसका ऐसे इधर मिरर लगाते हैं तो इधर इसका इमेज बनेगा। इसका इमेज कैसा बनेगा? ये CH3 इधर दिखेगा, ये H इधर दिखेगा, ये H इधर दिखेगा और ये CH3 इधर दिखेगा। ये मॉलिक्यूल है, ये इसका मिरर इमेज है। अब सुपर इम्पोजिबल होने का मतलब क्या है? इस मॉलिक्यूल को उठा के इसके इमेज के ऊपर रखना है। आपने ऐसे पलटना नहीं है जैसे पेज पलटते हैं। इस मॉलिक्यूल को उठा के इसके ऊपर रखना है। तो जब इसको उठा के आप इसके ऊपर रखोगे तो ये मिथाइल ग्रुप इस मिथाइल ग्रुप के ऊपर आ जाएगा, ये हाइड्रोजन इसके ऊपर आएगा, ये कार्बन इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ये पूरा ऐसे प्लेस हो जाएगा, फिट हो जाएगा उसके ऊपर। तो हम कहेंगे कि ये मॉलिक्यूल अपने मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजिबल है। जबकि अगर हम इसकी बात करें तो इसका इमेज सपोज ऐसे अगर इधर मिरर लगा हो तो यहां इसका इमेज बनेगा। वो इमेज में इधर नीचे ड्रॉ कर लेता हूं, कैसे होगा? CH3 ऊपर है, ये OH इधर इसके साथ बनेगा। अब H चूंकि मिरर से दूर है तो उधर भी आपको दूर नजर आएगा, और इधर नीचे COOH। ये ऑब्जेक्ट है, मॉलिक्यूल है, ये उसका इमेज है। सुपर इम्पोजिबल होना कैसे चेक करोगे आप? इसको उठा के इसके ऊपर प्लेस करो। जब इसको उठा के इसके ऊपर प्लेस करेंगे तो HOH के ऊपर आ जाएगा, ये OH H के ऊपर आएगा। तो ये मॉलिक्यूल अपने इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं है। दूसरी कंडीशन इसने फुलफिल कर ली, ये एसिमेट्रिक है, ये कायरल है। जबकि ये मॉलिक्यूल चूंकि अपने मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजिबल है, ये सिमेट्रिक है, ये ए कायरल है, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। दो कंडीशंस। तीसरी कंडीशन, शुड हैव अ कायरल कार्बन इन इट्स स्ट्रक्चर। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए जरूरी है कि उसके अंदर एटलीस्ट उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर में कोई एक कायरल कार्बन एटम जरूर प्रेजेंट। कायरल कार्बन क्या होता है? अ कार्बन एटम दैट इज बॉन्डेड विद 4 डिफरेंट एटम्स और 4 डिफरेंट ग्रुप्स, that is known as a chiral carbon. A carbon atom that is bonded with 4 different atoms or 4 different groups, that is known as chiral carbon. Right? तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए 3 कंडीशन जो थी, पहली ये कि उसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी प्लेन नहीं जिससे उसको दो एक जैसे हाफ्स में डिवाइड किया जा सके। दूसरी कंडीशन क्या थी कि उसको अपने मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं होना चाहिए, उठा के ऐसे प्लेस करो तो नहीं हो। और तीसरी कंडीशन मैंने कहा कि उसमें एटलीस्ट कोई एक कायरल कार्बन हो। और कायरल कार्बन क्या है? जो 4 डिफरेंट एटम्स के साथ बॉन्डेड हो, जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ बॉन्डेड हो। इस मॉलिक्यूल में देखो तो ये कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, एक मिथाइल ग्रुप के साथ, एक OH ग्रुप के साथ, एक कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ। तो चारों ग्रुप्स जो उस कार्बन के साथ बॉन्डेड है वो डिफरेंट है। तो ये कार्बन जो है, ये कार्बन, ये कायरल कार्बन है। तो इस मीन्स कि इस मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन प्रेजेंट है। तो ये एसिमेट्रिक है, ये कायरल है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। इसमें आप देखोगे तो कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। ये 4 एक जैसे 3 के साथ ही बॉन्डेड है, यहाँ चौथा तो उसके साथ है ही। और अगर मैं उसकी दूसरी एग्जांपल देख लूं तो लाइक ये है, अब तो ये भी कायरल नहीं होगा क्योंकि इसमें एटलीस्ट 2 तो हाइड्रोजन है एक जैसे, चारों डिफरेंट नहीं है। तो कायरल कार्बन वो होता है जिसके ऊपर चारों डिफरेंट एटम्स या डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड। तो ये 3 कंडीशंस हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड ओनली बाय द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है वो हमने पहले पढ़ लिया, व्हिच कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट व्हेन पास टू देयर सॉल्यूशन, उनको ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं। तो सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स ही ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? जो एसिमेट्रिक होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, जो सिमेट्रिक होते हैं वो नहीं होते। इन्हीं एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स को हम कायरल मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स कायरल हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं, जो ए कायरल हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। अब एसिमेट्रिक होने या कायरल होने के लिए क्या क्या कंडीशंस फुलफिल्ड होनी चाहिए बाय दैट मॉलिक्यूल? 3 कंडीशंस है। पहली बात यह कि उस मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, ऐसी प्लेन जिससे उसको 2 आइडेंटिकल मिरर इमेज हाफ्स में डिवाइड किया जा सके, ऐसी नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें ऐसी कोई प्लेन है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कि उसको अपने मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं होना चाहिए, ऐसे उठा के प्लेस करो उसके
इमेज के ऊपर तो वो प्लेस ना आए, वो कर सके, उसको फिट ना आए। ऐसे आपने उठा के प्लेस किया, ये इसके ऊपर फिट हो जाएगा, ये इसके ऊपर नहीं होगा। तो अगर वो अपने मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजिबल है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अगर वो अपने मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं है तो फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। और तीसरी कंडीशन ये कि उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर में एटलीस्ट कोई एक कार्बन एटम ऐसा जरूर हो जो 4 डिफरेंट एटम्स के साथ बॉन्डेड हो या 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ बॉन्डेड हो। ऐसे कार्बन को हम कायरल कार्बन कहते हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए जरूरी है कि उसकी स्ट्रक्चर में कोई कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट हो। जो मॉलिक्यूल इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल करेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा और फिर वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। उसको हम एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहेंगे, उसको हम कायरल मॉलिक्यूल भी कहेंगे। ये तो हमने कंडीशंस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं ये हमने पढ़ ली। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए जो फर्स्ट एग्जांपल है जो मॉलिक्यूल की जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है वो वही लैक्टिक एसिड है जो अभी हमने पहले पढ़ा था। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का जो आईयूपैक नेम है दैट इज 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड उसका आईयूपैक नेम होता है। इसकी स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये इसका कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, ये फ्लैट 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है इसकी। ये है लैक्टिक एसिड। 1 इधर से कर लें, 1 2 और 3 कार्बन एटम्स हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो प्रोपेनोइक एसिड 1 और 2 कार्बन के ऊपर OH ग्रुप है तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, दिस इज लैक्टिक एसिड। अच्छा, अब हम देखते हैं कि क्या ये वो तीनों कंडीशंस फुलफिल करता है जो हमने पढ़ी पहले। तो पहली कंडीशन थी कि उसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, जिस प्लेन से उसको 2 आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड किया जा सके, ऐसी कोई प्लेन उसमें नहीं होनी चाहिए। तो पहले अगर हम देखें इस प्लेन से इस मॉलिक्यूल को अगर ऐसे डिवाइड करें तो ये हाफ और ये हाफ एक जैसे नहीं है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर इसको ऐसे डिवाइड कर दे तो ये हाफ और ये हाफ भी ऐसे एक जैसे नहीं है। तो इस मॉलिक्यूल में कोई भी प्लेन ऐसी, अगर इवन ऐसे कर दो तो इधर OH रह जाएगा, इधर H आ जाएगा। इस मॉलिक्यूल में कोई भी ऐसी प्लेन नहीं है जिससे इसको 2 आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड किया जा सके। तो पहली कंडीशन ये मॉलिक्यूल फुलफिल करता है बिकॉज इट हैज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। दूसरी कंडीशन ये थी कि इट शुड नॉट बी सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए उस मॉलिक्यूल को अपने मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए लेट्स से यहाँ पे हम ऐसे मिरर प्लेस कर दें, ये मिरर है, मिरर के इस तरफ इसका इमेज बनेगा, इसी मॉलिक्यूल का इमेज। अब उसका इमेज जब बनेगा तो ये OH ग्रुप जो मिरर के करीब है तो इधर भी आपको इसके करीब नजर आएगा, हाइड्रोजन उससे दूर है तो इधर भी आपको दूर नजर आएगा। ऊपर वाली साइड पे वही कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, नीचे वाली साइड पे CH3 ग्रुप होगा। ये मॉलिक्यूल है, ये इसका इमेज है, मिरर इमेज। अब हमने चेक करना है कि ये अपने मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजिबल है या नहीं है। उसके लिए मैंने आपको पहले कहा था कि इसको ऐसे पलटना नहीं है, ऐसे जैसे पेज पलटते हो। इस मॉलिक्यूल को उठा के इसके ऊपर प्लेस करना है। जब इसको उठा के आप इसके ऊपर प्लेस करोगे तो कार्बोक्सिल ग्रुप के ऊपर आ जाएगा, CH3 के ऊपर आ जाएगा, बट ये OH अब H के ऊपर आ जाएगा, ऐसे प्लेस करें और H OH के ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल अपने मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं है। दूसरी कंडीशन भी इसने फुलफिल कर ली, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, ये अपने मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजिबल भी नहीं। तीसरी कंडीशन क्या थी कि इट शुड हैव अ कायरल कार्बन। कायरल कार्बन कौन सा होता है? जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ बॉन्डेड हो। तो ये मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन, एक OH ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप और एक कार्बोक्सिल ग्रुप। तो ये जो सेंट्रल कार्बन है दिस इज बॉन्डेड विद 4 डिफरेंट एटम्स और 4 डिफरेंट ग्रुप्स। इसका मतलब ये कार्बन जो है, ये कार्बन अब आपका कायरल कार्बन है, तो इसमें कायरल कार्बन भी प्रेजेंट है। तो इस मॉलिक्यूल ने वो तीनों कंडीशंस फुलफिल कर ली। इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं है, ये अपने मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजिबल भी नहीं है, और इसमें कायरल कार्बन भी प्रेजेंट है। तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। अब जब ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा। जब मैं ऐसे कह देता हूं कि जब ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो फिर ये 2 आइसोमेरिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा।
इसका एक आइसोमर को हम कहेंगे डेक्स्ट्रो आइसोमर और दूसरे आइसोमर को हम कहेंगे लीवो आइसोमर। जो भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा वो दो ऑप्टिकल आइसोमर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। एक आइसोमर को हम कहेंगे डेक्स्ट्रो आइसोमर, दूसरे को हम कहेंगे लीवो आइसोमर। डेक्स्ट्रो आइसोमर कौन सा होता है? दैट रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट साइड। और लीवो आइसोमर कौन सा होता है? दैट रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, एंटी क्लॉकवाइज। राइट साइड को क्लॉकवाइज भी कहते हैं, लेफ्ट साइड को एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं। क्योंकि ये मॉलिक्यूल तीनों कंडीशंस फुलफिल कर रहा है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो होता है, कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, दैट विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन टू आइसोमेरिक फॉर्म्स। वन ऑफ द आइसोमर that will rotate the plane of polarized light in a clockwise manner on the right side, that will be known as dextro isomer। उसको हम प्लस साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस साइन, पॉजिटिव साइन। and the isomer that will rotate the plane of the polarized light in an anti-clockwise manner towards the left side, उसको हम लीवो आइसोमर कहते हैं और उसको हम माइनस साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब कौन सा मॉलिक्यूल, अच्छा चलें मैं वो बाद में बात कर लेता हूं। अब तो जो भी ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है वो दो आइसोमेरिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा। एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड पे क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, वो डेक्स्ट्रो आइसोमर। एक उसको एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट साइड पे रोटेट करेगा, वो लीवो आइसोमर। वो डेक्स्ट्रो और लीवो आइसोमर्स की स्ट्रक्चर्स में आपस में क्या डिफरेंस है या आपस में क्या रिलेशन है? उन दोनों की स्ट्रक्चर्स एक दूसरे का मिरर इमेज होंगी। डेक्स्ट्रो और लीवो आइसोमर दोनों की स्ट्रक्चर्स एक दूसरे का मिरर इमेज होंगी। यानी अगर इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देखें, ये एक मॉलिक्यूल था, ये उसका मिरर इमेज है, ये मॉलिक्यूल है तो ये उसका मिरर इमेज है। यानी जो लैक्टिक एसिड के डेक्स्ट्रो और लीवो आइसोमर्स होंगे उन दोनों की स्ट्रक्चर्स ऐसी ही होंगी। एक इन दोनों में से कोई एक डेक्स्ट्रो आइसोमर होगा, कोई एक लीवो आइसोमर होगा, वो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन उनमें से डेक्स्ट्रो आइसोमर है, कौन लीवो आइसोमर है? कौन प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, उसकी प्लेन को कौन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, वो हम ऐसे पेपर पे देख के नहीं कर सकते, वो हमें एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट उसमें से पास करके उसकी रोटेशन को हम नोट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और एक्सपेरिमेंटली ये देखना है कि इन दोनों में से अब कौन प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है और कौन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। उसके लिए अब जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया और हमें याद रखना है, ये मैंने उनकी फ्लैट 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ की हैं। जब आप इसकी 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करोगे तो आपने कार्बोक्सिल ग्रुप हमेशा ऊपर वाली साइड ड्रॉ करना है और CH3 लोअर साइड पे करना है। जब आप प्लेन स्ट्रक्चर, मैं दूसरी भी कराऊंगा अभी, ये जो प्लेन 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स हैं, जब आप ये ड्रॉ करोगे तो आपने कार्बोक्सिल ग्रुप हमेशा ऊपर वाली तरफ ड्रॉ करना है, मिथाइल ग्रुप लोअर साइड पे करना है। ये दोनों जब आपने कर लिए तो जिस मॉलिक्यूल का OH ग्रुप राइट साइड पे होगा ये लीवो रोटेटरी होगा, लीवो, उसको माइनस साइन से शो करते हैं, तो माइनस लैक्टिक एसिड। और जिसका OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे होगा ये डेक्स्ट्रो आइसोमर होगा, तो उसको प्लस साइन से शो करते हैं, प्लस लैक्टिक एसिड। ये एक्सपेरिमेंटली पता चलता है, दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं, डेक्स्ट्रो और लीवो आइसोमर, ये अंडरस्टूड है। बट उन दोनों में से कौन डेक्स्ट्रो आइसोमर है, कौन लीवो है, वो एक्सपेरिमेंटली पता चलता है। एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमिन करते हैं कि कौन प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, कौन एंटी क्लॉकवाइज करेगा। उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करने के बाद याद रखना पड़ेगा। और प्लेनर स्ट्रक्चर्स लैक्टिक एसिड की जब आपने ड्रॉ करनी है तो मैंने आपको बता दिया COOH, कार्बोक्सिल ग्रुप ऊपर करना है हमेशा, CH3 लोअर साइड पे। ये करने के बाद अगर OH लेफ्ट साइड पे हो तो ये डेक्स्ट्रो आइसोमर है,
और अगर वो राइट साइड पे हो तो लीवो आइसोमर। ये तो ये फ्लैट स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जब आप ड्रॉ करोगे। अगर आपने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स इन्हीं की ड्रॉ करनी है तो उसके लिए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हुए आपको OH ग्रुप ऊपर ड्रॉ करना है और CH3 लोअर साइड पे करना है। OH ग्रुप ऊपर ड्रॉ करना है, CH3 लोअर करना है। और ये CH3 आप समझ लो कि ये वो थर्ड एक्सिस में, जब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करते हो तो आप समझ लो ये आउट ऑफ प्लेन है, यहाँ से बोर्ड से बाहर की तरफ है या बिहाइंड द प्लेन है थर्ड एक्सिस के साथ जो आपका है। अब बाकी दो बच के H और COOH। तो अगर COOH ग्रुप लेफ्ट साइड पे है तो ये डेक्स्ट्रो प्लस लैक्टिक एसिड। 3D स्ट्रक्चर में OH ऊपर करना है आपने। इसको मैं थोड़ा और थिक कर दूं, ये थर्ड एक्सिस थोड़ा आउट ऑफ प्लेन है। OH ऊपर करना है, CH3 अब आप समझ लो ऐसे आपकी तरफ डायरेक्टेड है या बोर्ड से बिहाइंड वो डायरेक्टेड है। और अगर अब कार्बोक्सिल ग्रुप आपके लेफ्ट साइड पे है और H राइट साइड पे है तो ये डेक्स्ट्रो आइसोमर होगा प्लस लैक्टिक एसिड होगा। और इसी का मिरर इमेज आप बना लो, यानी H और COOH की पोजीशन आपने चेंज करनी है, बस और कुछ नहीं करना। ऊपर OH ग्रुप ही रहेगा, CH3 जो है वो ऐसे होगा थर्ड एक्सिस में, COOH अब राइट साइड पे आ गया और H लेफ्ट साइड पे आ गया। तो ये अब आपका हो जाएगा माइनस लैक्टिक एसिड, यानी लीवो आइसोमर ऑफ द लैक्टिक एसिड। 3D स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करनी है तो ऐसे करनी है, OH हमेशा ऊपर होना चाहिए, CH3 लोअर साइड यानी आपके ऐसे थर्ड एक्सिस वाला सामने या बिहाइंड द प्लेन होना चाहिए। और उसके बाद अगर कार्बोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड पे है, इनमें आपने कार्बोक्सिल ग्रुप को देखा और इनमें आपने OH ग्रुप को देखा। तो यहाँ कार्बोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड पे है तो डेक्स्ट्रो आइसोमर, राइट साइड पे है तो लीवो आइसोमर। इनमें आपने कार्बोक्सिल ग्रुप ऊपर करना है, CH3 नीचे रखना है प्लेनर स्ट्रक्चर्स में। OH लेफ्ट साइड पे है तो डेक्स्ट्रो आइसोमर, OH राइट साइड पे है तो लीवो आइसोमर। डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों आइसोमर्स हमेशा एक दूसरे का मिरर इमेज ही होते हैं। और फिर एक तीसरी फॉर्म, अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें इन इक्विमोलर रेशो, जितने मोल्स हमारे पास डेक्स्ट्रो आइसोमर के हों एग्जैक्टली उसमें उतने ही मोल्स लीवो आइसोमर के मिक्स कर दें तो उसको हम कहते हैं रेसेमिक मिक्सचर। रेसेमिक मिक्सचर, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ बोथ द डेक्स्ट्रो एंड लीवो आइसोमर्स। और ये जो रेसेमिक मिक्सचर होता है वो एज अ होल ऑप्टिकली एक्टिव होता है, क्योंकि उसमें जितना डेक्स्ट्रो आइसोमर है उतना लीवो आइसोमर भी है। जितनी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है उतनी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन भी हो रही है, और नेट रोटेशन क्या होगी, 0 होगी। इसलिए जो रेसेमिक मिक्सचर होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये एक एग्जांपल हो गई ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन लैक्टिक एसिड। दूसरी जो एग्जांपल आपकी बुक में डिस्कस की गई है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की, वो टार्टारिक एसिड की है। टार्टारिक एसिड अब होता है 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डायोइक एसिड। मैं इसकी स्ट्रक्चर्स ड्रा कर लूं फिर आपको इसकी नेमिंग समझाता हूं। वन टू थ्री फोर कार्बन एटम्स है। 4 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड वैसे क्या होता है, ब्यूटेनोइक एसिड। इसमें अब 2 कार्बोक्सिल ग्रुप्स हैं तो ब्यूटेन डायोइक एसिड। ये कार्बन 1 है, ये 2 है और ये 3 है। 2 के ऊपर भी एक OH ग्रुप है, 3 के ऊपर भी एक OH ग्रुप है। तो ये है 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डायोइक एसिड, जिसको हम टार्टारिक एसिड कहते हैं। टार्टारिक एसिड। अब हमने पहले वो सारी कंडीशंस इसके ऊपर अप्लाई करनी है और ये चेक करना है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। पहले क्या था कि उसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये था कि द प्लेन दैट डिवाइड्स द मॉलिक्यूल इनटू 2 मिरर इमेज हाफ्स। अगर हम इस मॉलिक्यूल को यहां से डिवाइड करें ऐसे, तो वैसे देखने में तो दोनों हाफ एक जैसे लगते हैं, लेकिन क्या वो एक दूसरे का मिरर इमेज होंगे, नहीं होंगे। यानी हम
अगर यहाँ ऐसे सपोज ये मिरर ऐसे प्लेस करते, तो मिरर में जो इसका हाफ नजर, इसका इमेज ऊपर नजर आएगा, एच यहाँ नजर आएगा आपको और ओ एच यहाँ नजर आएगा, जबकि ऊपर वाले मॉलिक्यूल में ओ एच इधर है और एच इधर है, तो ये भी इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ऐसे कट करें तब भी ये एक जैसे हाफ नजर नहीं आएंगे, इसका और इसका इमेज सेम नहीं होगा। तो इस मॉलिक्यूल में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो पहली कंडीशन तो ये फुलफिल करता है। दूसरी कंडीशन थी कि इट शुड नॉट बी सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज। ये मिरर आपने प्लेस कर दिया, यहाँ इसका इमेज बनेगा, उस इमेज में ऊपर की तरफ तो यही रहेगा COOH, ये नीचे भी COOH ऐसे ही रहेगा। ये OH इस मिरर के करीब है तो इधर इमेज में भी मिरर के करीब होगा, और H ये वाला आपको इधर नजर आएगा, ये H आपको मिरर के करीब नजर आएगा, तो OH इस साइड पे नजर आएगा। ये इसका इमेज है, ये मॉलिक्यूल है, ये इसका इमेज है। अब हमने चेक करना है कि ये अपने मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजेबल है या नहीं है। उसके लिए आपको कहा था कि ऐसे पलटना नहीं है, उस तरह तो आ जाएगा, इसको उठा के इसके ऊपर प्लेस करना है। जब इसको ऐसे उठा के इसके ऊपर प्लेस करेंगे तो ये H OH के ऊपर आएगा, ये OH H के ऊपर आएगा, ये OH इस H के ऊपर आएगा, ये H OH के ऊपर आएगा, तो ये अपने मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं, इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, ये अपने मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजेबल भी नहीं है। तीसरी कंडीशन, इसमें कोई कायरल कार्बन है या नहीं है, है। ये जो कार्बन है, एक इसके साथ H अटैच्ड है हाइड्रोजन, एक OH ग्रुप, एक कार्बोक्सिल ग्रुप, एक ये पूरा ग्रुप, ये ऐसे इसको पूरा ग्रुप कंसीडर करेंगे। इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन, OH ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप एंड दिस होल ग्रुप, और ये चारों डिफरेंट है। तो ये कार्बन क्या है, कायरल कार्बन। ये भी ऐसा ही है, हाइड्रोजन, OH ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप एंड दिस होल ग्रुप। तो ये दोनों कार्बन एक्चुअली क्या है, दे आर बॉन्डेड विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स, सो बोथ द कार्बन आर कायरल कार्बन। एक होना एटलीस्ट जरूरी है, तो इसमें दोनों ही कायरल कार्बन। तो ये जो टार्टारिक एसिड है, ये भी अब दोनों कंडीशंस को फुलफिल करता है, तीनों कंडीशंस को। इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, ये अपने मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजेबल भी नहीं है, और इसमें कायरल कार्बन एटम्स भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब है कि अब ये क्या है, ये एसिमेट्रिक है, ये कायरल है, और एज अ रिजल्ट ये ऑप्टिकली एक्टिव है। और जब ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो फिर इसके दो ऑप्टिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे। कोई एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, वो डेक्स्ट्रो आइसोमर होगा। दूसरा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, वो लीवो आइसोमर होगा। अब और उन दोनों की स्ट्रक्चर्स का आपस में रिलेशन क्या होगा, वो एक दूसरे का मिरर इमेज होंगे। डेक्स्ट्रो और लीवो आइसोमर्स की स्ट्रक्चर्स आपस में कैसे रिलेटेड होती हैं, दैट दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होंगे। तो मीन इन्हीं दोनों में से कोई एक, ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है ना, ये मॉलिक्यूल है तो ये इमेज, ये मॉलिक्यूल है तो ये उसका इमेज। इन्हीं दोनों में से कोई एक जो है वो डेक्स्ट्रो आइसोमर होगा, कोई एक लीवो आइसोमर होगा। अब कौन डेक्स्ट्रो और कौन लीवो है वो हम सिर्फ एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करते हैं, वो हम वैसे फाइंड आउट नहीं कर सकते, और आपको जो एग्जांपल्स गिवन होती हैं वो फिर याद रखनी होती है। इनमें से ये वाला आपका डेक्स्ट्रो आइसोमर है टार्टारिक एसिड का, और ये लीवो आइसोमर है आपका टार्टारिक एसिड का। ये आप कैसे याद रखोगे कि ड्रॉप ने ऐसे ही करने, एक कार्बोक्सिल ग्रुप ऊपर है एक नीचे है, OH ग्रुप अल्टरनेट अपोजिट साइड पे, एक लेफ्ट पे है तो दूसरा राइट पे, दोनों एक साइड पे नहीं किया। अब जिस आइसोमर में लोअर OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे, आप ऐसे कह लो, जिसका लोअर OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे है वो डेक्स्ट्रो आइसोमर। लैक्टिक एसिड में भी OH ग्रुप को हमने देखा था ना, वहां एक ही OH था, तो जिसका लेफ्ट साइड पे था वो डेक्स्ट्रो था। यहाँ दो है तो आप लोअर को देखोगे, जिसका लोअर OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे है वो डेक्स्ट्रो आइसोमर, जिसका लोअर OH ग्रुप राइट साइड पे है वो लीवो आइसोमर। और अगर हम इन दोनों का मिक्सचर, दोनों को मिक्स कर दें तो उसको प्लस माइनस टार्टारिक एसिड लिखेंगे, जो कि क्या होगा, उसका रेसिमिक मिक्सचर होगा। डेक्स्ट्रो और लीवो आइसोमर्स दोनों का मिक्सचर है, रेसिमिक मिक्सचर, और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो तीसरी फॉर्म उसकी आप कह सकते हो वो उसकी रेसिमिक मिक्सचर भी है। इस टार्टारिक एसिड की एक और फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है,
और इस फॉर्म में एक्चुअली होता क्या है कि दोनों OH ग्रुप एक ही साइड पे होते हैं, चाहे दोनों राइट पे हों या दोनों लेफ्ट पे हों, इससे फर्क नहीं पड़ता। इनमें जो हमने स्ट्रक्चर्स पहले पढ़ी है, इनमें OH ग्रुप अपोजिट साइड पे थे, इसमें दोनों OH ग्रुप्स एक ही साइड पे आ जाते हैं। इसको हम मीजो टार्टारिक एसिड कहते हैं, मीजो फॉर्म है ये उसकी, मीजो टार्टारिक एसिड। अब हमने देखना ये है कि क्या ये मीजो टार्टारिक एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होता है या नहीं होता। तो उसके लिए हमें वही तीनों कंडीशंस इसके ऊपर अप्लाई करनी है, क्या इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। सबसे पहले तो अगर इस मॉलिक्यूल को आप यहां से डिवाइड करो तो जो दोनों हाफ बनेंगे वो एक जैसे होंगे और इतने एक जैसे होंगे कि एक दूसरे का मिरर इमेज लगेंगे। देखो यहाँ OH है तो यहाँ ऊपर भी क्या है OH, इधर H है तो उसका इमेज जब बनेगा तो यहाँ भी आपको क्या नजर आएगा H, और ये COOH यहाँ नजर आएगा। तो ये जो प्लेन है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए मॉलिक्यूल में कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। पहली कंडीशन को फुलफिल नहीं किया। दूसरी कंडीशन कि ये अपने मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजिबल है या नहीं है। इधर COOH बनेगा, इधर OH बनेगा, H इधर आएगा, इधर OH होगा, इधर H होगा, इधर COOH, ये इसका इमेज है। उठा के प्लेस करें इसके ऊपर, OH H के ऊपर आ जाएंगे और H OH के ऊपर आ जाएंगे, तो अपने मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजिबल तो ये भी नहीं है। दूसरी कंडीशन फुलफिल करता है, पहली नहीं की, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। दूसरी कंडीशन फुलफिल कर दी कि ये अपने मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं है। तीसरी कंडीशन भी फुलफिल करता है, इसमें ये दोनों कायरल कार्बन भी है। तीन में से दो कंडीशंस तो फुलफिल कर रहा है, सेकंड और थर्ड, लेकिन एक कंडीशन फुलफिल नहीं करता, इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए तीनों कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी था, तो ये चूंकि तीनों कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता, इसका मतलब है ये जो मीजो टार्टारिक एसिड है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। राइट, तो ये सारी आपकी डिस्कशन थी इसकी। जो आपके स्टीरियो आइसोमेरिज्म था उसकी एक टाइप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उसको हमने डिस्कस किया। बाकी इसकी दूसरी टाइप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।